हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है हमारे वेब स्टूडियो केयर में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन करने वाले हैं, पाठ्यक्रम कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, आप सभी को पता है हरियाणा के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए जो वीडियो है बीएड सेकेंड ईयर का वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दोस्तों बहुत जल्द ही आप लोगों का अनाउंस हो जाएगा, कब होने वाला है। अगर आप हरियाणा के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो डेट शीट आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों, प्रिपरेशन के लिए बहुत कम समय बचेगा आप लोगों के पास, इसलिए पहले से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। यूनिट 1 यूनिट 2 का वीडियो सारा वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं सीरियल वाइज सारे वीडियो को। पेपर 1 का बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 1 का ये वीडियोज हमारे चल रहे हैं। पेपर 1 जैसे कंप्लीट होगा पेपर 2 पेपर 3 इस प्रकार से सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे। दोस्तों, इसलिए चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश, यानी पाठ्यक्रम का हम लोग प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ करिकुलम। दोस्तों, पाठ्यक्रम के प्रकार पाठ्यक्रम के संगठन पर निर्भर करता है। पाठ्यक्रम के संगठन के पीछे विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं। इन दृष्टिकोण के आधार पर ही पाठ्यक्रम के अनेक प्रकारों में मतलब कि बांटा गया है। जैसे कि अब हम देखेंगे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का आरंभ सबसे पहले प्राचीन ग्रीक तथा रोम के विद्यालय में हुआ था। सबसे पहले, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में क्या होगा, विषयों पर फोकस किया जाएगा, पाठ्य पुस्तकों को सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा, इसमें बालों को गौण स्थान दिया जाएगा, विषयों को प्रमुख स्थान दिया जाएगा। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान बालकों को अलग अलग देना, मतलब कि हर एक विषय का ज्ञान बालकों को देना। पुस्तकों पर आधारित होने के कारण तथा पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल दिए जाने के कारण इसे पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें सभी विषयों के अंतर्गत आने वाले ज्ञान को अलग अलग विभाजित कर दिया गया है, यानी कि जितने विषय के अंतर्गत आने वाले ज्ञान है उनको अलग अलग बांट दिया गया है। उसके अनुसार अलग अलग विषय की पुस्तकें तैयार कर दी गई है और इन पुस्तकों को एक पाठ्यक्रम सामग्री के आधार पर शिक्षकों को शिक्षक कार्य करना होता है कि उसी के अनुसार जो उनका सुनिश्चित पाठ्य सामग्री का जो दिया जाता है उसी के बेस पर शिक्षक जो होते हैं वो अपना शिक्षण कार्य करते हैं। विद्यार्थी को उसी ज्ञान को ग्रहण करना होता है। सत्र की समाप्ति पर बालकों की इस पाठ्य वस्तु में से ही परीक्षा ली जाती है, मतलब कि एक बुक दे दिए जाते हैं, सिलेबस दे दिए जाते हैं कि इतने आपको पढ़ाने हैं, टीचर्स उतने ही पढ़ाते हैं और बच्चे उतने ही पढ़ते हैं, उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। और जैसे सत्र यानी जो सेशन कंप्लीट होता है तो सेशन के लास्ट में उसी पाठ्य वस्तु से उन्हें परीक्षा ली जाती है, उसी सिलेबस से उनकी परीक्षा ली जाती है और मूल्यांकन के आधार पर उनकी योग्यता का आकलन किया जाता है। दोस्तों, इस तरह का मतलब कि ये हो गया आपका यानी इसको बोल सकते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम बोल सकते हैं। भारत में विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का ही प्रचलन है। अगर हम भारत में देखें, इसके बहुत सारे लाभ है, बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स इसके क्या है, इस पाठ्यक्रम का, इस कैरिकुलम का क्या क्या बेनिफिट है, यानी सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम का क्या क्या बेनिफिट है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में अध्ययन और अध्यापक दोनों सुनिश्चित होते हैं, यानी क्या पढ़ना है, ठीक है, और कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पहले से फिक्स होती है, तो ये फायदे हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में उद्देश्य स्पष्ट परिलक्षित होते हैं, यानी साफ साफ पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, न टीचर्स को न स्टूडेंट को। यह पाठ्यक्रम एक निश्चित शैक्षिक एवं सामाजिक विचारधारा पर आधारित होता है। एक निश्चित यानी कि फिक्स शैक्षिक और एक फिक्स सामाजिक विचारधारा पर यह होता है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा विभिन्न विषयों में सहसंबंध स्थापित किया जाता है। अलग अलग सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गए, साइंस हो गए, सोशल साइंस हो गए, तो सब एक दूसरे में संबंध स्थापित भी किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में आयोजन, शिक्षण, मूल्यांकन तीनों कार्य सरलता से किया जा सकता है। इजी से मतलब कि आयोजन भी इसका हो जाएगा पाठ्यक्रम का, शिक्षण भी आसानी से हो जाएगा सिलेबस अगर फिक्स है तो, और मूल्यांकन भी बहुत आसानी से हो जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में परिवर्तन एवं संशोधन, यानी कि अगर कुछ चेंज करना हो, संशोधन करना हो तो भी आसानी से हो जाते हैं। और इस पाठ्यक्रम को शिक्षक एवं छात्र दोनों पसंद करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम को दोनों पसंद करते हैं। लेकिन इस प्रकार का पाठ्यक्रम परंपरागत ज्ञान को आगे बढ़ाता है, यानी कि पुराने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पुस्तक में जो ज्ञान है वही ज्ञान को हम पढ़ते हैं, वही सीखते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम से शिक्षकगण, छात्र, अभिभावक,
सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता, विषय विशेषज्ञ आदि सभी अच्छी तरह से परिचित होते हैं। यानी सभी को पता होता है, अभिभावकों को भी पता होता है कि हमारे बच्चे को क्या क्या स्कूल में पढ़ाया जाएगा, क्या क्या इसे पढ़ना है। और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो भी शिक्षक होते हैं, उन्हें भी पता है कि क्या हमें पढ़ाना है, छात्रों को भी पता है कि हमें क्या पढ़ना है। वे सभी पाठ्यक्रम के नियोजन, संबंधन, संशोधन हेतु प्रयास एवं सहयोग कर सकते हैं। सभी को पता अगर है सिलेबस के बारे में, तो वो कुछ उसमें संशोधन करना हो तो उसमें वो सभी लोग उसका सहयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में नवीन ज्ञान खोज करने तथा तथ्यों को उपयोगी क्रम में व्यवस्थित करने की सुविधा होती है। नया खोजना हो, पहले से हम ये पढ़ रहे हैं, कुछ नया उसमें ऐड करना हो तो वो भी आसान होता है। उपयोग कारणों से विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक, विशेषज्ञ आदि सभी वर्ग का पसंद करते हैं लोग। ये सब इसके मतलब लाभ है, प्रॉफिट है इस सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का, जिसके वजह से शिक्षार्थी हो, शिक्षक हो या अभिभावक हो या कोई भी विशेष वर्ग के कोई भी विशेषज्ञ हो, सभी लोग पसंद करते हैं। लेकिन इस पाठ्यक्रम के कुछ गुण होने के साथ साथ कुछ दोष भी है। तो दोस्तों को देखते हैं कि क्या क्या दोष है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालकों की रुचियों और आवश्यकताओं में योग्यताओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है कि बच्चे की क्या रुचि है, बच्चे की क्या आवश्यकता है, बच्चे में क्या योग्यता है, उसको नहीं देखा जाता है। यह पाठ्यक्रम केवल परीक्षा पास होने पर बल देता है। बिल्कुल जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ, जैसे इंडिया में स्टार्टिंग में ये बोला भी कि इंडिया में जिस तरह का पाठ्यक्रम यूज किया जाता है, इसी प्रकार का सिलेबस बुक पहले दे दिए जाते हैं, वही टीचर्स पढ़ाते हैं, वही बच्चे पढ़ते हैं, उसी पर वो परीक्षा पास करते हैं। परीक्षा पास करने के लिए वही बुक का वो रट्टा लगाते हैं, जिस प्रकार से आप लोग सभी लोग समझते हैं। तो ये परीक्षा पास होने पर केवल बल देता है। आगे हम लोग देखेंगे यह पाठ्यक्रम रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, न कि विज्ञान की खोज को। बिल्कुल, बच्चे को परीक्षा पास होने से मतलब है तो उसी सिलेबस को वो रटते हैं ताकि उनका परीक्षा पास होना है। यह पाठ्यक्रम व्यक्तिगत विभिन्नता की उपेक्षा करता है। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता, अलग अलग बच्चे में विभिन्नताएं अलग अलग होती है, सभी की योग्यता अलग अलग होती है, सभी की रुचि अभिरुचि अलग अलग होती है। कोई धीरे सीखता है, कोई फास्ट सीखता है, सभी को सीखने की गति अलग अलग होती है। तो इसकी ये क्या करता है, उपेक्षा करता है यह पाठ्यक्रम। सीखने वाले बालकों के लिए अनुपयोगी है। धीमी गति से जो धीरे सीख रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। इस प्रकार का पाठ्यक्रम कठोर होता है। लिखित सामग्री का ही अध्ययन का केंद्र मान करके अधिगम शिक्षण करवाया जाता है। ज्यादातर इसमें लिखने की बातें होती है, नोट्स बनाने की बातें होती है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा बालकों में जनतांत्रिक भावनाओं का विकास नहीं होता है। इसमें बालकों का सर्वांगीण विकास, यानी सब तरह का मानसिक, शारीरिक, हर तरह का जो भावनात्मक विकास की अगर हम बात करते हैं कि बच्चे में हर तरह का विकास होना चाहिए, तो सभी विकास इसमें संभव नहीं हो पाता है इस तरह के कार्यक्रम में। इसमें अध्ययन विषयों के प्रति शिक्षार्थी से अत्यधिक निष्ठावान होने की अपेक्षा की जाती है। यानी इसमें ज्यादातर देखा जाता है कि जो अध्ययन विषय है जिसको पढ़ना है, तो शिक्षार्थियों से अत्यधिक निष्ठावान होने की अपेक्षा की जाती है। मतलब शिक्षार्थी है, जो सीखने वाले बच्चे हैं, वो मतलब कि ज्यादा विषयों के प्रति वो निष्ठावान हो, जो कि सदैव ये संभव नहीं हो सकता है। इसके द्वारा शिक्षा के व्यवहारिक उद्देश्यों को प्राप्त करना संभव नहीं। अब देखिए, शिक्षा के जो हमारे व्यवहारिक उद्देश्य है कि बच्चे का के अंदर हर तरह का डेवलपमेंट हो, विकास हो, तो वो संभव नहीं हो पाएगा इसके थ्रू। बालक को केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही हो पाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। वैज्ञानिक खोज का जो प्रवृत्ति है उसके अंदर डेवलप नहीं हो पाएगा, केवल थ्योरेटिकल ज्ञान उनके अंदर डेवलप हो पाएगा। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय के लिए एक निर्धारित समय सीमा होती है, जो कि बालकों को पूरी तरह से अधिगम करने नहीं देती। अब क्या होता है कि 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर दिए जाते हैं कि 6 महीने पे एग्जाम होने वाले हैं, तो इतने दिन के अंदर इस सिलेबस को कंप्लीट करना है, इस बुक को, इतने चैप्टर को इतने दिन के अंदर कंप्लीट करना है। इससे क्या होता है कि टीचर्स भी उसको कंप्लीट करने के ही चक्कर में रहते हैं और बच्चे पूरी तरीके से वो सीख नहीं पाते हैं चीज़ों को, वो कंप्लीट करने के चक्कर में रहते हैं। उनकी इच्छाओं, उनकी रुचियों को ध्यान नहीं दिया जाता है इस पाठ्यक्रम में। और इस तरह से देखा जाए तो समझने एवं आत्मसात करने को आवश्यक समझा जाता है विषय वस्तु को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। सेकंड हमारा है एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम वो पाठ्यक्रम है जिसमें पाठ्यक्रम का ताना बाना अनुभव के आधार पर बुना जाता है, एक्सपीरियंस के आधार पर। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बालकों के विकास के लिए पाठ्य विषयों पर बल न देकर अनुभव पर बल दिया जाता है। बिल्कुल। तो अब हम देखेंगे कि इसके क्या गुण है और क्या इसके अवगुण है, इसके क्या मतलब मेरिट्स है और कुछ इसके भी डिमेरिट्स भी होंगे। तो पहले मेरिट्स को देखते हैं। इस पाठ्यक्रम का संबंध बालक की रुचि और अनुभव और योग्यता और क्षमता से है। चलिए, एक तो चीज है कि जो उसमें डिमेरिट्स था
सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम में इसमें वो मेरिट्स है कि बच्चों को रुचि, अनुभव और योग्यता और क्षमता का भी ध्यान इसमें रखा जाता है। ये पूर्णतः मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम है, बालकों के अनुभव के आधार पर ही बदलता रहता है। ये लचीला पाठ्यक्रम होता है, होना भी चाहिए। यह पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यालय और एवं समाज में उपयुक्त संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। बिल्कुल, विद्यालय और समाज दोनों में एक रिलेशन स्थापित किया जा सकता है। बालकों के भौतिक एवं सामाजिक वातावरण का अधिक प्रयोग करता है। बालकों का मानसिक एवं सृजनात्मक विकास भी करता है यह पाठ्यक्रम। यह बालकों के सर्वांगीण विकास करने में सक्षम एवं सहायक है। हर तरह का विकास करने में ये सहायक है पाठ्यक्रम। इस गुणों के बावजूद भी कुछ इसके कमियां भी है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर कमियां नहीं है। चलिए कमियां को देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं। कई बार बालकों के अनुभव स्पष्ट नहीं हो पाते हैं और उन पर आधारित पाठ्यक्रम भी क्या हो पाएंगे, स्पष्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। पाठ्यक्रम से शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि कई बार बालकों के अनुभव ही स्पष्ट नहीं हो पाते हैं और उनके आधार पर पाठ्यक्रम भी स्पष्ट नहीं हो पाते हैं और पाठ्यक्रम से फिर शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये इसका एक प्रॉब्लम है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में ज्ञान का कोई निश्चित क्रम ही नहीं होता है। जैसा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर पाठ्यक्रम बनाया गया है, तो कोई एक सीक्वेंस नहीं होगा ज्ञान का। बालकों के अनुभव को समझने, एकत्र करने और उसके आधार पर पाठ्यक्रम को बनाने में समय भी चाहिए और उतने समय होते नहीं है, तो ये भी इसके डिमेरिट्स है। बालकों के क्रियाओं एवं अनुभव का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है कि एक सीक्वेंस में नॉलेज होना चाहिए ना, तब ना सारे बच्चे सीख पाएंगे। लेकिन बच्चे का जो क्रिया है, एक्टिविटी है और एक्सपीरियंस है, उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। इसलिए हमारा जो पाठ्यक्रम है उसका भी सीक्वेंस नहीं होता है। पाठ्यक्रम के द्वारा विभिन्न अनुभवों का आपस में सहसंबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। हर एक अनुभव का आपस में सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन नहीं हो पाता है। इस पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में अत्यधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। अंत में बालकों के अधिगम प्रगति का मूल्यांकन करना भी संभव नहीं हो पाता है कि बच्चे किस प्रकार से सीखे और उनके अंदर क्या प्रगति हुई, इसका मूल्यांकन नहीं हो पाता है। इस पाठ्यक्रम की सफलता के लिए अत्यंत बुद्धिमान शिक्षकों की भी आवश्यकता होती है, जिसकी अगर हम भारत में देखें तो अभाव है, कमी है, ज़्यादा अधिक बुद्धिमान शिक्षक हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब है कि अगर देखा जाए इसका मतलब कि जिसमें पाठ्यक्रम का आधार पाठ्य विषय को न मानकर बालक को माना गया है, यानी कि बच्चे को सेंटर में रखा गया है। अब हम देखेंगे कि मतलब बच्चे की आवश्यकताएं, रुचि, क्षमता, उसकी प्रवृत्ति, इन सबको ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम को डिजाइन किया गया है, यानी बच्चों को पूर्ण रूप से महत्व दिया गया है। उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है कि बच्चे का हर तरह का विकास हो सके। और इस प्रकार पाठ्यक्रम का प्रारंभ जॉन डेविक लेबोरेटरी स्कूल से हुआ था, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम जो है ये जॉन डेविक लेबोरेटरी स्कूल से शुरुआत इसका हुआ था। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के क्या मेरिट्स है ये देखते हैं। यह पाठ्यक्रम बालकों की आवश्यकताओं, रुचि और संवेगों, उसकी योग्यता को ध्यान में रखता है। यह सिद्धांत रुचि और आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है, यानी बच्चे की जो रुचि आवश्यकता है उसको कैसे पूरा किया जाए, ये बच्चों के क्रियात्मक पक्ष पर बल देता है। यह पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है कि बालक अधिक से अधिक अधिगम करने में सक्षम हो सके, सीख सके और उसको सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का आधार अगर देखा जाए तो आधार पर ही मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, योजना पद्धति, आधुनिक शिक्षण पद्धति का विकास हुआ है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार पर अगर देखा जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी हमारा इसी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के ही आधार पर लाया गया है, यानी कि उसमें भी बच्चे को ही ध्यान रखा गया है, पहले प्राथमिकता बच्चों को ही दी गई है। यह पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। बालकों को पूर्ण व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने की बात इसमें की जाती है कि पूरी तरह से व्यवहारिक ज्ञान बच्चे को दिया जाए, थ्योरेटिकल नहीं। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन, ये क्या है? क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रणेता अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी थे। ये भी एक्टिविटी सेंटर करके सीखने की अगर बात की जाए तो जॉन डेवी करते हैं। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम उसे कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं एवं कार्यकलापों को विशेष स्थान दिया जाता है। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम में बालकों के लिए ऐसे कार्यों का आयोजन किया जाता है जिनकी समाज की आवश्यकता हो तथा समाज में उनका महत्व भी है, ऐसे कार्य उसमें रखा जाता है और बच्चों की रुचि और योग्यता का भी ध्यान रखा जाता है। इन कार्यों का चुनाव शिक्षक एवं छात्रों दोनों मिलजुल कर सहयोग से करते हैं।
जॉन डेवी का मत है कि बालकों को ऐसे कार्यों द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिनसे आगे चलकर वो बालक समाज उपयोगी कार्य करने में सक्षम हो सके। जो कार्य समाज के लिए उपयोगी हो वैसे काम करने में बच्चे सक्षम हो सके, ऐसी एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। ये जॉन डेवी का मत है। अब इसका क्या क्या गुण है ये देखते हैं। इस पाठ्यक्रम से बालक का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इसके द्वारा इस पाठ्यक्रम के द्वारा बालक में सामाजिक कल्याण की भावना भी उत्पन्न होती है कि सामाजिक कल्याण करना चाहिए। इस पाठ्यक्रम से पाठ्य वस्तु का चयन तत्कालीन समाज की उपयोगिता महत्व को ध्यान में रख कर दिया जाता है, यानी अभी हमारे समाज के लिए क्या उपयोगी है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसको ध्यान में रख कर किया जाता है। यह पाठ्यक्रम क्रियाशील बनाता है बच्चों को, मतलब क्रिएटिव बनाता है बच्चों को, क्रिएटिव माइंड के बच्चे बनते हैं और उनकी आवश्यकता, उनकी रुचियों को भी ध्यान में रख कर किया जाता है, इसलिए बच्चे पसंद भी करते हैं। इसके कुछ फिर भी डिमेरिट्स है। डिमेरिट्स क्या है ये देख लेते हैं। यह पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को मानसिक तौर पर तैयार होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बच्चे रेडी नहीं एक्टिविटी करने के लिए, छात्र रेडी नहीं एक्टिविटी करवाने के लिए और हम करवा रहे हैं तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आएगा। इस पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अनुकूल सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति का अभाव है। हमारे समाज में उस तरह की स्थितियां नहीं है जहाँ पर हम हर शिक्षा को एक्टिविटी से सिखा सके। पाठ्यक्रम के संचालन के लिए नवीन प्रशिक्षण कार्य, पाठ्य पुस्तकों, सहायक सामग्री की भी जरूरत पड़ती है जो कि अवेलेबल नहीं होता है। पाठ्यक्रम के नियोजन एवं संशोधन में अभिभावक एवं अन्य नागरिकों की भी सहायता की जरूरत पड़ती है जो कि अभाव होता है। परंपरागत नियम केंद्रित पाठ्यक्रम से अनुकूलन इसकी राह में बाधा है, मतलब बहुत सारी चीजों को सामना करना पड़ता है इसको। नेक्स्ट देखते हैं सुसंबद्ध पाठ्यक्रम, कोरिलेटेड कैरिकुलम क्या है। सामान्य तौर पर प्रचलित पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले विषयों में सुसंबद्धता की कमी होती है। विषय को अलग अलग बांट कर पढ़ाया जाता है, जबकि ज्ञान एक पूर्ण इकाई है, इसलिए एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ाया जाना चाहिए। हमारे पाठ्यक्रम एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, एक इकाई में होना चाहिए, अलग अलग न पढ़ाकर एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए तो ज्यादा बेटर होगा। यानी कि प्रत्येक विषय का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, परंतु विभिन्न विषयों में निहित मिलते जुलते कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनका ज्ञान हम एक ही समय पर दे दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि दो विषयों में यदि एक ही टॉपिक हो, उन्हें अलग अलग दो समय पर ना पढ़ाकर एक ही साथ पढ़ा दिया जाए तो ज्यादा मतलब कि बेटर होगा, उससे समय का भी बचत होगा। इसको सुसंबद्ध को रिलेटेड कैरिकुलम बोलते हैं। कोर कैरिकुलम, मूल पाठ्यक्रम क्या है इसको हम लोग देखते हैं। पाठ्यक्रम का भी एक प्रकार है। कोर पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषय को अनिवार्य होते हैं तथा अन्य विषय ऐच्छिक अनिवार्य विषय प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य होते हैं। ऐच्छिक विषयों के चुनाव के लिए बालक अपनी व्यक्तिगत रुचि और क्षमता के आधार पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी अनिवार्य विषय की ये आपको लेना ही है, ये आपको पढ़ना ही है। और ऐच्छिक में होता है कि आप अपनी रुचि के अनुसार आप ले सकते हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में भी होते हैं कि 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट होते हैं, वो फिक्स होते हैं, वो आपको लेना ही है, एक्स्ट्रा आपको जो और लेना है आप ले सकते हैं, उस तरह का। इस प्रकार का पाठ्यक्रम अमेरिका का देन है, यानी कोर कैरिकुलम। मूल पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति एवं समाज दोनों का विकास करना, यानी इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करना। बालक को व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित अनुभव प्रदान करना, यानी कि इस पाठ्यक्रम का ये उद्देश्य है कि बच्चों को व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या का एक्सपीरियंस हो सके, जिनकी सहायता से वे वर्तमान में या आगे आने वाले जो भी समस्या है उसका वो समाधान कर सके, है ना। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालक को कुशल बनाना, समाज उपयोगी बनाना, उत्तम नागरिक बनाना है। इसके लिए अनिवार्य विषय ये है: विज्ञान, यह अनिवार्य है; कला, संगीत, प्रायोगिक कार्य, गणित, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षण, भाषा, मानविकी एवं सामाजिक विषय, ये हो गए इसके अनिवार्य। आगे हम बात करेंगे कि इसके कुछ गुण हैं, वो गुण क्या क्या है, मेरिट्स क्या है। यह बाल केंद्रित होने के कारण पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक है। यह पाठ्यक्रम के सभी छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह विषयों का ज्ञान बालकों को प्राप्त करते हैं, विभिन्न विषयों का ज्ञान बच्चों को मिलता है इस पाठ्यक्रम से, और इसमें विभिन्न विषयों को पढ़ाने का समय भी निश्चित होता है। इस पाठ्यक्रम से छात्रों को समस्या समाधान करने का एक्सपीरियंस होता है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और ये व्यापक निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था होती है। इस पाठ्यक्रम से शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध अधिक घनिष्ठ होते हैं, यानी कि टीचर्स और जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनके बीच एक रिलेशन जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। कुछ फिर भी इसके दोष हैं। अधिक विषय होने के कारण शिक्षक के ऊपर कार्यभार ज़्यादा बढ़ जाता है। अधिक विषय होने के कारण पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन की समस्या भी उठ जाती है। पाठ्यक्रम प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर तक ही सही है,
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये अनुपयोगी है। आगे हम बात करेंगे शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम है जिनमें अनेक प्रकार की शिल्प कलाओं को पाठ्यक्रम का केंद्र बनाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। इस पाठ्यक्रम में विद्यालय में ही बालकों को कृषि, कताई, बुनाई, चमड़े का कार्य, लकड़ी का कार्य आदि सब कलाओं का ज्ञान दिया जाता है। गांधी जी की आधारभूत शिक्षा बेसिक एजुकेशन का पाठ्यक्रम क्या था? शिल्प कला केंद्रित था। इसमें शिल्प कला की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। साथ ही अन्य विषय जैसे मातृभाषा हो गया, गणित हो गया, चित्रकला हो गया, संगीत हो गया, सामाजिक विषय हो गया, शारीरिक विज्ञान हो गया, इन सब की भी शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट देखेंगे व्यवसाय केंद्रित पाठ्यक्रम, वोकेशनल करिकुलम। व्यवसाय केंद्रित पाठ्यक्रम वो है जिसमें बालक को मुख्यतः व्यवसायिक एवं तकनीकी कार्य सिखाए जाते हैं। व्यवसायिक एवं तकनीकी कार्य से संबंधित क्या है कि मतलब कि बच्चे पाठ्य विषय एवं क्रियाकलाप प्रमुखता से बालकों को सिखाए जाते हैं तथा अन्य कुछ विषय भी पढ़ाए जाते हैं। पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालकों में ऐसे कौशल का विकास करना जिससे कि बच्चे अपनी भावी जीवन में आजीविका कमा सके, आत्मनिर्भर बन सके। यानी ऐसा करिकुलम जिसमें बच्चों को इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ाया जाए जिससे बच्चे के अंदर कौशल का विकास हो और बच्चे मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, रोजगार दिलाने की गारंटी के रूप में अत्यधिक प्रचलित होता है। ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें कि होता है ना कि ये कोर्स आप कर लेते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, पक्की है, कहीं ना कहीं आपको रोजगार मिल जाएगी। इस प्रकार को उसको व्यवसाय केंद्रित पाठ्यक्रम बोलते हैं। पूर्णतया मुक्त पाठ्यक्रम यानी इमर्जिंग करिकुलम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है पूर्णतया मुक्त पाठ्यक्रम एक संरचना विहीन पाठ्यक्रम है। संरचना विहीन मतलब कि यह क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम का एक रूप है। यह अत्यंत लचीला होता है। ऐसे पाठ्यक्रम की कोई संगठनात्मक रचना नहीं होती है। ऐसे पाठ्यक्रम से बालकों की प्रतिमाओं को विकसित होने के समुचित अवसर मिलते हैं। कोई भी पूर्व निर्धारित स्वरूप नहीं होने के कारण बालक कई मौलिक बातें सीख सकते हैं, परंतु इसकी एक कमी ये है कि इससे महत्वपूर्ण ज्ञान की उपेक्षा अत्यंत संभव है। साथ ही शिक्षण का स्वरूप निश्चित न होने से शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों ही इसमें असुविधा होगी। कहने का मतलब इसमें मुक्त पाठ्यक्रम यानी पहले से कुछ भी डिजाइन नहीं होता है, संरचना विहीन होता है, कहीं कोई फिक्स नहीं होता है। तो फिक्स नहीं होता है तो एक प्रॉफिट होता है कि बच्चे अपने मन से कुछ भी सीख सकते हैं, मौलिक बातें भी सीख सकते हैं, बेसिक चीजें भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही सीखना है। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम ये भी आता है कि जब निश्चित नहीं होता है तो शिक्षक के पास भी कुछ निश्चित पाठ्यक्रम नहीं हो, बच्चे के पास भी नहीं हो, तो थोड़ा पढ़ने में असुविधा होगी। आप खुद सोचिए कि आपके पास अगर सिलेबस नहीं हो, कोई एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कितनी दिक्कतें होगी आपको पढ़ने में। उसी प्रकार से दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे एकीकृत पाठ्यक्रम, इंटीग्रेटेड करिकुलम। एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम जिसमें पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में एकता हो, साथ ही समस्त विषय एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हो कि एक दूसरे के लिए बाधक न होकर ज्ञान प्राप्ति में सहायक हो। मतलब इस प्रकार से एक सारे सब्जेक्ट को रिलेट किया जाता है जिसमें कि एक पढ़ते हैं तो दूसरे में भी हेल्प करते हैं, न कि बाधक होता है। एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रयास किया जाता है कि सभी पाठ्य विषयों के अध्ययन सामग्री में सहसंबंध हो, मतलब एक रिलेशन, और ये पाठ्य सामग्री का जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से सहसंबंध हो, हमारे जीवन की वास्तविक परिस्थितियां हैं उससे संबंधित हो। इस प्रकार बालों को विभिन्न विषय नहीं पढ़ने पड़ते हैं, वो अपनी रुचि के विषय ही पढ़ने होते हैं। इस पाठ्यक्रम का जन्म मनोवैज्ञानिक सिद्धांत गेस्टाल्टवाद के परिणाम स्वरूप अमेरिकी विद्यालय में हुआ था। देखिए ज्यादातर अमेरिका में ही पाठ्यक्रम का आपने 2-3 ऐसा देखा पाठ्यक्रम जिसका विकास सबसे पहले अमेरिका में ही हुआ था। इसके कुछ गुण है जो देख लेते हैं। इसमें छात्र विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर लेते हैं, ये इसके फायदे हैं। यह बालकों के जीवन के लिए उपयोगी है। इसमें बालकों के रुचियों का भी ध्यान रखा जाता है। इस पाठ्यक्रम में ज्ञान को समूहत रूप में एक नई इकाई में प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही साथ इसमें आप और देख सकते हैं इस पाठ्यक्रम में छात्रों के नवीन ज्ञान को पूर्ण ज्ञान से संबंधित करके पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ दोष है। दोष क्या है कि पाठ्यक्रम में सभी विषयों को एक साथ एकीकरण कर पाना संभव नहीं हो पाता है। बालकों की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का एकीकरण करना अत्यंत कठिन होता है। इस प्रकार के शिक्षण में बहुत अधिक समय भी लगता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में शिक्षकों का कार्यभार भी बढ़ जाता है और क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त शिक्षकों का अभाव भी रहता है। जिस तरह का वो शिक्षक चाहिए वैसे शिक्षक अवेलेबल भी नहीं रहते हैं। व्यापक क्षेत्रीय अथवा मिश्रित पाठ्यक्रम। अब देखिए ब्रॉड फील्ड एंड फ्यूज्ड करिकुलम। इस पाठ्यक्रम में एक दूसरे से संबंधित विषयों का समूहीकरण किया जाता है। यह पाठ्यक्रम पाठ्य विषयों के मिश्रण यानी फ्यूजन सिद्धांत पर आधारित है, जिसके फलस्वरूप व्यापक क्षेत्रीय पाठ्यक्रम का जन्म हुआ। उदाहरण के लिए जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों को मिश्रित करके सामाजिक विज्ञान बना दिया गया।
भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान को मिश्रित करके सामान्य विज्ञान बना दिया गया। ऐसे इस पाठ्यक्रम में अधिगम की अन्य इकाइयां भी मिश्रित कर दी जाती है। जैसे भाषा शिक्षण के अंतर्गत ही वर्तनी, शब्द लेखन, उच्चारण, अभ्यास, श्रुलेख, व्याकरण सभी को पढ़ा दिया जाता है। आगे हम लोग देखे थे कि इस पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि बालकों को एक बोझिल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ना पड़ता है तथा आवश्यक ज्ञान ही उन्हें प्राप्त करना होता है। किसी विषय को पूर्णतया पाठ्यक्रम के हटाए बिना भी बालकों को पाठ्यक्रम का भार नहीं पड़ता है, यानी कि वो हटाना भी नहीं पड़ता है। पूरी तरह से पाठ्यक्रम को, किसी विषय को और पूरा बच्चों को पढ़ा दिया जाता है और उसके ऊपर भार भी नहीं पड़ता है। जीवन समायोजन पाठ्यक्रम नेक्स्ट देखेंगे। प्राय विद्यालयों में दी जाने वाली शिल्प सैद्धांतिक होती है, शिक्षा सैद्धांतिक होती है, यानी विद्यालय में जो पढ़ाया जाता है वो क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है। उसका जीवन के व्यवहारिक पक्ष में कोई संबंध नहीं होता है, जिसमें विद्यालय जीवन के बाद बालकों को समायोजित होने में कठिनाइयाँ होती है। विद्यालय में कुछ पढ़ाए जाते हैं लेकिन उनके व्यवहारिक जीवन में कुछ चीज़ें होती है तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे पाठ्यक्रम का आरंभ किया गया जो बालक को जीवन में समायोजन करने में उसे सहायता प्रदान करे। यह आरंभ अमेरिका के विद्यालय में 1940 में हुआ था। बालकों का जीवन में समायोजन करने के लिए विद्यालयों का स्थानीय समुदाय से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने पर बल दिया गया। साथ ही साथ इस बात पर भी बल दिया गया कि समाज में उपलब्ध साधनों का अधिक उपयोग किया जाए, जो भी हमारे समाज में साधन उपलब्ध है उसका भी उपयोग किया जाए। पाठ्यक्रम के अंतर्गत सुनागरिकता, व्यवसायिक ज्ञान, स्वस्थ गृह सदस्यता, अवकाश कालीन क्रियाओं को विशेष महत्व दिया गया। मतलब कि अवकाशकालीन क्रिया का मतलब छुट्टी में जो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसको विशेष महत्व दिया गया। इस पाठ्यक्रम का आलोचकों ने बौद्धिकता विरोधी बताया। इसके परिणाम स्वरूप 1950 तक यह पाठ्यक्रम विद्यालय से क्या कर दिया गया, लुप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। शास्त्रीय पाठ्यक्रम क्लासिकल कैरिकुलम के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा यानी गणित, दर्शन, ज्योतिष, अध्यात्म शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, इन सबको केंद्र बनाकर शिक्षा दिया गया। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य आध्यात्मिक और नैतिक विकास पर ज्यादा बल दिया गया। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुलों में प्रचलित यह पाठ्यक्रम विषय था। पाठ्यक्रम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का ही दूसरा रूप है, यानी विषय केंद्रित जो पाठ्यक्रम हम लोगों ने देखा जिस पर विषय पर ज्यादा फोकस किया जाता था, उसी का एक दूसरा रूप ये हमारा शास्त्रीय पाठ्यक्रम है। गुरुकुलों में संस्कृत पाठशालाओं में अभी भी पाठ्यक्रम प्रचलित है, यानी कि सिलेबस को देखा जाता था। अब आगे हम लोग देखेंगे आवश्यकता विकास पाठ्यक्रम। ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बालक के जीवन में मुख्य रूप से कुछ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक आवश्यकताएं भी होती है। शारीरिक आवश्यकताएं होती है, मानसिक आवश्यकताएं होती है, भावनात्मक आवश्यकताएं होती है, सामाजिक आवश्यकताएं होती है। इन सभी आवश्यकताओं के कारण ही बालक विकास के कई क्रमबद्ध चरणों से होकर गुजरता है। आवश्यकताएं विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत बालकों की आवश्यकताओं को इस क्रम में पूर्ण किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवश्यकता विकास पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम बालकों की मौलिक आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है, जो उसके बेसिक आवश्यकता होते हैं। उसके बाद की आवश्यकता के लिए आवश्यक क्रिया पाठ्य वस्तु का नियोजन किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम बालकों का व्यक्तिगत विकास में सक्षम है, परंतु इसके हेतु पाठ्यक्रम को तैयार करना कठिन है। नियंत्रित समस्या आधारित पाठ्यक्रम को देखते हैं, ये हमारा लास्ट है। अब देखिए यहाँ पर आगे देखेंगे नियंत्रित यानी कंट्रोल्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड कैरिकुलम। नियंत्रित समस्या आधारित पाठ्यक्रम की आवश्यकता विकास पाठ्यक्रम के दोष को दूर करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत बालकों के द्वारा अनुभव की जाने वाली सभी समस्याओं को नियंत्रित करके उन समस्याओं को हल करने के लिए पाठ्य वस्तु का चयन किया जाता था। इसलिए इसे नियंत्रित समस्या आधारित पाठ्यक्रम कहा जाता है। यह पाठ्यक्रम बालकों के जीवन को समस्या रहित बनाने का प्रयास करता है। इसमें बालक भी उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। इसमें अधिगम स्वाभाविक ढंग से होता है, कोई फोर्स नहीं करना पड़ता है। वास्तविक निर्देशन करना संभव होता है। इन गुणों के साथ ही इस पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा दोष ये है कि अधिकांश बालक समस्याओं को सही प्रकार से अनुभूति नहीं कर पाते, यानी समझ ही नहीं पाते हैं। मनगढ़ंत समस्याएं शिक्षकों के आगे रख देते हैं अपने मन से। इस प्रकार समस्याओं की वास्तविकता संदिग्ध होती है, यानी रियलिटी नहीं पता चल पाता है। शिक्षक की अपरिपक्व बालकों की समस्याओं को ठोस नहीं मानते। इसके समाधान हेतु कम ही रुचि लेते हैं, यानी शिक्षक भी उसको सीरियस नहीं ले पाते हैं, इसलिए इंटरेस्ट उनके अंदर भी नहीं आ पाते हैं। यदि इस पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन करना हो तो अत्यंत प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होगी। क्रियान्वयन करने के लिए ज़्यादा एजुकेटेड टीचर्स की जरूरत होगी। और इसका दोष यह भी है कि पाठ्यक्रम के मूल्यांकन एवं निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कोई निश्चित आधार भी नहीं है। तो दोस्तों हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कैरिकुलम देखा, कितने टाइप्स का 15 टाइप्स यहाँ पर आप लोगों ने देखा। तो इन सबको आप एक बार दोबारा से वीडियो देखकर सारे को एक बार रिवाइज कर लेंगे, आप नोट्स तैयार कर लेंगे शॉर्ट में अपने अनुसार।
टेलीग्राम चैनल पर सारे PDF मिल जाएंगे। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, VF एडुकेयर के नाम से। तो आप जाकर सारे PDF को डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। एग्जाम आप लोगों को जुलाई या अगस्त में देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन जुलाई में देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन CRSU यूनिवर्सिटी का, MDU यूनिवर्सिटी का, KQ यूनिवर्सिटी का दोस्तों नोटिफिकेशन आ भी चुका हुआ है। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्जाम जैसे नोटिफिकेशन आएगा 15-20 दिन के बाद एग्जाम होगा, तो उतने कम समय में 7 बुक हैं, 7 बुक है, 7 पेपर हैं, तो नहीं प्रिपरेशन हो पाएगा अच्छे से। इसलिए दोस्तों अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो पहले से आपको प्रिपरेशन करना होगा और पहले से आप तैयारी अपना शुरू कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।